हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ओझा सर क्लासेस में। बच्चों, मैं आप लोग का सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है मैं वो पूरा पढ़ाऊंगा। मतलब टोटल आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जितना भी है मैं सारा आप लोग को पढ़ाऊंगा। मेरी जो सिस्टर है, जो मेरी जो छोटी बहन है आराध्या श्री, क्लास 8 में पढ़ती है, वो निजासा है डीएवी में। तो उसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्लासेस में। तो उसी ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप मुझे पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि जब मैं उसको पढ़ा ही रहा हूँ तो क्यों नहीं मैं एक वीडियो बना दूँ इस पर, कि वो तो पढ़ेगी ही, वो तो समझेगी ही, बट आप लोग को भी वो फ़ायदा मिले। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में आती है तो फिर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी जो चैप्टर होता है उसको आप लोग को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ समझ कर पढ़ना चाहिए, तभी सोशल साइंस आपको एक्चुअली में समझ में आएगा। और एक्चुअली में क्या है कि सोशल साइंस एक कहानी के फॉर्म जैसा है। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री बिल्कुल ही एक कहानी है, स्टोरी है। वो जस्ट लाइक कि जैसे हमारे अगल बगल जैसे कुछ होता है ना, तो उसी तरीके का एक स्टोरी जैसा है, क्योंकि हुआ तो है ही हमारे यहाँ। अब यही है कि 200-300 साल 400 साल पहले हुआ है, लेकिन हुआ तो है। तो आप इसको एज अ स्टोरी समझा करिए, तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को आप हमेशा रिलेट करें कि आपके क्लाइमेट में, आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। आपको सब कुछ दिखेगा, वो आपको सब कुछ दिखना भी चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं ज्योग्राफी की कि जो तो आपको बिल्कुल आपके सामने हो रहा है, बट आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है। तो जब हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे तो फिर हम लोग उस समय उसकी बात करेंगे। सिविक्स का भी उसी तरह है कि वो चीज़ हमारे यहाँ दिखता है, हमारा डेमोक्रेसी कैसा, हमारा गवर्नमेंट कैसे रन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट ये कैसे रन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने, आपको आँखों के सामने आपको दिखना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा उस समय कि किस तरीके से आप जब ऑब्ज़र्व करना सीखेंगे मेरे साथ, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें कि आपके सामने वो फिर वो आने लगेगा, फिर आपको बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगा। और फिर तब से आप खुद अपने आप को देखेंगे कि आपको खुद सोशल साइंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस ज़रूर रखिएगा। ये 1-2 दिन वाला हिसाब नहीं होता है कि आप बस तुरंत समझे और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना भी है, और मेरे पढ़ाने के बाद 1 से 2 बार आपको रीडिंग देना है। कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ मैं आपको एज अ स्टोरी जैसा समझाऊंगा, तो उसके कारण आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। मतलब कंपनी रूल, कंपनी रूल किस, बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया में आई। ये शायद अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या आपने बुक पढ़ा होगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनीज आई थी इंडिया में। और आपको पता होना चाहिए कि सारे कंपनी का नाम, सारे कंपनी का नाम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। सारे कंपनी का नाम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी था। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी, मतलब आप ऐसा समझिए कि हमारा इंडिया, जब आप मैप देखेंगे, आप मैप देखिएगा, जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो आप एक मैप खोलकर आप ज़रूर देखिएगा वर्ल्ड मैप। तो इंडिया अगर मेरा इधर है तो इसके वेस्ट में हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ है। जो भी मेरा यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इंडिया के वेस्ट में है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग कहाँ कैसे पढ़ते हैं, डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं। ऊपर में हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इधर ईस्ट, ईस्ट का उल्टा वेस्ट और नॉर्थ का उल्टा साउथ। तो अगर कोई भी अगर चीज़ अगर आपका यहाँ है, मान लीजिए इंडिया ये कंट्री है, तो इंडिया का अगर इधर है, वेस्ट में है, मतलब पीछे साइड है, तो ये वेस्ट हो गया। तो आप देखिएगा कि इंडिया इधर है और मैप में जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यूरोपियन कंट्रीज़ आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब कि वो वेस्ट में है। तो ये हमारे इंडिया के वेस्ट में है।
तो अगर इंडिया के वेस्ट में है लेकिन यूरोपियन कंट्री के तो ईस्ट में होगा। ये देखिए, यूरोपियन कंट्री अगर यहाँ है तो उसके तो ईस्ट में होगा ना। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्री से जितने भी कंट्रीज़ ने अपने अपने कंट्रीज़ का जो कंपनी भेजा था उसको उन्होंने नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्या नाम दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्यों दिया ये समझ में आ गया, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ इंडिया में आए थे उस कंट्री के रेस्पेक्ट में इंडिया ईस्ट में आता था। ये देखिए, इंडिया ईस्ट में आता था, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आए। ओके, और लेकिन उसमें हमने देखा कि सबसे पहला जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो इंडिया में आया वो था पोर्टुगल, है ना। पोर्टुगीज़ जो हम लोग बोलते हैं वहाँ के सिटीजन को, तो जो पोर्टुगल है वो सबसे पहले इंडिया में आया। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री जो इंडिया में आया, मतलब एज एन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो स्ट्रॉन्ग था वो एक्चुअली में दो था। सबसे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो गया ब्रिटिश, जो कि हम लोग इंग्लैंड को देखते हैं, लेकिन उसके बराबर का, उसके थोड़े टक्कर का अगर कोई आया तो वो आया फ्रांस। तो हम लोग देखेंगे कि मेन राइवलरीज, मेन जो लड़ाई हुआ, मेन जो वॉर हुआ वो आपको दो ईस्ट इंडिया कंपनीज में हुआ, और वो था एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देखिएगा कि जितने भी आगे वॉर्स होंगे, जब हम लोग आगे भी देखेंगे कर्नाटिक वॉर्स होंगे, तो वो कर्नाटिक वॉर्स में आप देखिएगा कि फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों ने का वॉर उसमें होगा। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी वो थी पोर्टुगल की, पोर्टुगीज़ आई थी। उसके बाद जो आपका जो मेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपका दो था, फ्रेंच और ब्रिटिश, बट सबसे जो स्ट्रॉन्ग निकला लास्टली फाइनली वो था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो किस तरीके से ये कंपनी आई और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फुट होल्ड करने लगी पूरे इंडिया में और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज़ को उसने भगा दिया, तो किस तरीके से हुआ वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। बट आई थिंक कि ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि पहला कौन था और जो मेन दो कौन थे। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है कि इंडिया को डिस्कवर करने वाला कौन था, तो उसका नाम था वास्को डी गामा। इसी ने जो है इंडिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये कहाँ का था? ये जो था आपका पोर्टुगल का, तो इसको हम लोग पोर्टुगीज़ बोलते हैं। तो वास्को डी गामा जो है एक्चुअली में कालीकट में ये आया था, लैंड किया था। कालीकट आपको कहाँ पर है? तो केरल में। ठीक है, कहाँ पर है? तो केरल में। तो वास्को डी गामा लैंडेड एट कालीकट केरल इन 1498। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 1498, एंड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। अब यूरोपियन एरा को इसने स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट ट्रैवलर फ्रॉम द वेस्ट हु केम टू इंडिया, जो कि इंडिया में आया। तो जब फर्स्ट आया तो वो तो यूरोपियन एरा को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर बाय द 16th सेंचुरी द पोर्टुगीज हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा। और जो आपका पोर्टुगीज़ जो है वो 16th सेंचुरी में उसने अपने आप को गोवा में, आपको पता है मुंबई के नीचे में, महाराष्ट्र के नीचे में गोवा है। ठीक है, और कर्नाटका के ऊपर आपका गोवा है। ठीक है, जब ये सब आप पढ़ते हैं तो मैप को ज़रूर अपने पास रखिए। ठीक है ना, मैं आपको हमेशा जो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस मैप ये आप ज़रूर रखिए अपने पास। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को जो मैप का जो है वो बताया गया है, तो आप इसको अपने पास ज़रूर रखिए, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस मैप। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
कि जब पोर्टुगीज़ जो है वो गोवा में एस्टेब्लिश हो जाता है। गोवा जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के नीचे। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, ये मैं आपको अलग से एक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है बट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहले जो आने वाला जो इंडिया में कंपनी है वो था पोर्टुगीज़, और सबसे लास्ट में भी जाने वाला अगर कोई है तो वो भी आपका पोर्टुगीज़ ही था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। पोर्टुगीज़ जो है हमें जो है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही आपको अच्छा लगेगा सुनकर, कि हमारा इंडिया एक्चुअली में 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था। ये तो आप लोग को पता है। हमें जो आज़ादी मिली थी, हमें कब मिली थी, हमें इंडिया को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। बट हमारे इंडिया से उस समय हमने सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था वापस, हमने सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भेजा था। और ये जो पोर्टुगीज़ है, ये जो गोवा में एस्टेब्लिश किया था अपने आप को, ये तो था ही, लेकिन ये किसी को परेशान नहीं करता था। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान करता था, उस तरीके से पोर्टुगीज़ परेशान नहीं करता था। ये चुपचाप उधर अपना कोना में पड़ा हुआ है, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे था, ठीक है। तो इनको कब हटाया गया, तो पोर्टुगीज़ को इंडिया से हटाया गया 1961 में, ठीक है, 1961 में इसको हटाया गया था। तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा नॉलेज में रखिएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, एडवेंचर्स, मिशनरीज फ्रॉम इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये बोल रहा है कि इन द नेक्स्ट सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी की बात कर लिया, तो अब 17th सेंचुरी की बात कर रहा है। 17th सेंचुरी में क्या होता है कि इंडिया जो है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाता है। मतलब अभी तक तो सिर्फ पोर्टुगल आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज़ आने लगे, जैसे डच, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटिश, ये सब सारे बहुत सारे कंपनी का इनफ्लो हो गया, वो इंडिया में आने लगे, है ना। अब वो क्यों आने लगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि अगर पोर्टुगल आया तो ये लोग क्यों आए, आखिर ऐसा क्या था इंडिया में जो ये लोग आए। तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ कहानी सुनाता हूँ, जो कि आप लोग को मतलब इसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं कि आखिर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई। तो हुआ ऐसा कि वास्को डी गामा जब इंडिया आया 1498 में, तो वो केरल में आया, कालीकट केरल में, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब केरल में आप लोग को पता है कि केरल जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो केरल एक्चुअली फेमस है स्पाइसेस के लिए, मसाला के लिए, जो हम लोग खाने में डालते हैं, ठीक है। उसमें भी क्लोव है ना, लौंग है, ठीक है, क्लोव जो होता है वो सब कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर फेमस था और वहाँ पे ग्रो होता था, अच्छा अभी भी होता है। तो जो ट्रेडर जो आए थे वास्को डी गामा, वो यहाँ से जो है मसाला जो है यहाँ से लेकर गए अपने कंट्री, और जब वो अपनी कंट्री गए तो उन्होंने इसको, मतलब अगर यहाँ से अगर उसने 1 रुपये में ख़रीदा होगा तो पोर्टुगल में जाके, अपने देश में जाके उसने 400 रुपीज़ में बेचा। सोच लीजिए कि अगर कोई कोई अगर सामान है, अगर उसने इंडिया में, मान लीजिए क्लोव ही है, अगर उसने इंडिया में 1 रुपीज़ पर केजी अगर ख़रीदा है, तो वहाँ जाके उसने 400 पर केजी बेचा है। सोचिए 400 टाइम्स उसको बेनिफिट मिला है। तो ये बात तो बाकी लोगों को भी पता चल गया, दूसरे कंट्रीज़ के भी लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि मतलब ये कितना प्रॉफिट बना रहा है। तो उन लोगों को जब पता चलता है तो वो लोग भी फिर परेशान हो जाते हैं इंडिया में आने के लिए। इसी के बाद सारी जो कंपनीज़ हैं, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ये सारे लोग स्टार्ट हो जाते हैं आने के लिए, और धीरे धीरे ये सारी कंपनी जो है इंडिया में आ जाती है। हॉलैंड को ही हम लोग डच बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, हॉलैंड को ही हम लोग डच भी बोलते हैं।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे आई थी और क्यों आई थी इंडिया में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, एज ऑफ इम्पेरियलिज्म इन इंडिया बिगिन विद द वीकनिंग एंड इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब एक चीज़ थोड़ा यहाँ समझिएगा बच्चों कि अगर जब तक कोई वीक नहीं होता है तब तक कि उसके ऊपर कोई स्ट्रांग पर्सन नहीं आता है। जैसे आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि क्लास में आप फर्स्ट करते हैं और आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई या ऐसा कुछ कारण हुआ कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई और आप क्या किए कि आप आंसर अच्छे से नहीं लिख पाए, तो आपका क्या हुआ कि आपका रिज़ल्ट डाउन हो गया, मीन्स आप वीक हो गए। तो आप जब वीक होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा क्या करेगा, अगर उसका एग्ज़ाम अच्छा क्या है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो मतलब वो टॉप कर जाएगा। तो जब आप वीक हुए तब वो आपसे ऊपर निकला और तब वो टॉप हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में कौन सा ऐसा स्ट्रांग पावर था, तो वो था मुग़ल एम्पायर, जो कि आपने अपने लास्ट क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। तो मुग़ल एम्पायर इंडिया में बहुत स्ट्रांग था, बट आफ्टर दी औरंगजेब का जब डेथ होता है उसके बाद से मुग़ल एम्पायर बहुत वीक हो जाता है। और वीक होने के कारण क्या होता है कि सारी जो स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, है ना, वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि जब आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि बंगाल में अलग कोई राजा है, वो अपने आप को बिल्कुल अलग मानता है। आप देखेंगे अवध में वो अलग राजा अपने आप को मानता है। आप जब साउथ में जाएंगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो अलग अपने आप को मानता है। उसके नीचे आप जाएंगे जब मैसूर का सुल्तान वो बिल्कुल अपने आप को अलग मानता है। मतलब मराठा आप देख लेंगे वो भी अलग मानता है। तो ये अलग अलग अपने आप को ये लोग पावर क्यों दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल में आपका पावर वीक हो गया है। और सेंट्रल में कौन था, मुग़ल एम्पायर। तो जब मुग़ल एम्पायर जब वीक हो गया तो और ये लोग टूट गए, अलग अलग हो गए। अब बोल दिए कि ये एरिया अब मेरा है, वो एरिया मेरा है। इस तरीके से वो लोग अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा इंडिया है और यहाँ पर आपका पूरे एरिया में मुग़ल एम्पायर का मतलब उनका ये एरिया है मुग़ल एम्पायर का। और यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर हैदराबाद वाले हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से क्लीन करता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा इंडिया है, मुग़ल एम्पायर है और ये पूरा एरिया में मुग़ल एम्पायर का था शासन, रूल। अब क्या हुआ कि इतनी दूर में मराठा ने बोला कि ये मैं रख लूँगा, है ना, ये मेरा एरिया है। इधर जो है अवध वाले ने बोल दिया मैं रखूँगा, इधर बंगाल वाले ने बोल दिया, इधर बोल दिया कि मैं, निज़ाम वाले ने बोल दिया, और इतने दूर में बोल दिया कि कोई मैसूर वाला बोल दिया कि ये सब मेरा एरिया है। अपना अपना एरिया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, तो जो एक मेरा जो कंप्लीट मुग़ल एम्पायर था ये टूट के इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं। मैं तो आपको बस एक गिना चुना 2-4 जो किंगडम है, बड़े बड़े किंगडम, मैंने सिर्फ आपको उसका नाम बताया है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत छोटे बड़े आपको स्टेट्स उस समय देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेट जो हैं पहले औरंगजेब के अंडर में थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं और ये सारे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते हैं। अब बोलते हैं कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम किसी के अंडर में नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हो गए, वो लोग टूट गए, वो लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स औरंगजेब led to the emergence of many independent states that revolted against the weak successor of Aurangzeb.
सक्सेसर मीन्स होता है कि कोई भी किंग के बाद में आने वाला किंग। अगर औरंगजेब है तो औरंगजेब के बाद जो किंग्स आए, जो राजा आए, उन लोगों के बारे में बोला जा रहा है। तो सक्सेसर मीन्स उसके बाद का, ठीक है। तो दे वर द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध, यहाँ देखिए आपको नाम भी लिखा हुआ है, हैदराबाद, मैसूर, ये सब क्या हो गए, ये सब डिसइंटीग्रेट हो गए, स्प्लिट हो गए। द सिख, मराठा, जाट्स, राजपूत ऑल्सो सेट अप देयर ओन किंगडम, हेंस द स्टेज was set for the European to take advantage of the situation। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब क्या है कि अब हम लोग ट्रेडिंग कंपनीज को देखेंगे। तो ट्रेडिंग कंपनीज क्या, तो ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है, देखो कोई भी एक चीज़ जान लो कि कंपनी क्या होती है। कंपनी वो होती है जो कि ट्रेड करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। तो ये ट्रेडिंग कंपनी मीन्स क्या है, इसका नाम ही है कि हमको ट्रेड करना है, मतलब इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। जो चीज़ इंडिया में अच्छा है उसको ले जाके इंग्लैंड में बेचना है, उसको जाके पोर्टुगल में बेचना है, उसको जाके स्पेन में बेचना है ना, उसको जाके फ्रांस में बेचना है। और उधर का अगर कोई चीज़ है तो वो इंडिया में लाके बेचेगा। यही एक ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है। वो इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करता है और उसी से वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनीज। तो आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ कर पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इस आप कभी भी इसको रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल एकदम समझ के ऐसा स्टोरी पढ़िए और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ नहीं आता है समझ में उसको क्लियर करिए, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको बहुत टफ लगने लगेगा कोई भी चीज़। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएसटी, आप साइंस भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी टफ लगेगा। तो बिल्कुल समझ कर पढ़िए, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में ही क्यों ट्रेडिंग कंपनीज होती थी, ये भी तो जानना जरूरी है। आप देख लो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी कंपनी आई, आज आप अभी देख लो पोर्टुगल है तो वो गोवा में, फ्रांस है तो नीचे चेन्नई में, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो ऊपर बंगाल में। तो वो कोस्टल एरिया ही क्यों पकड़े थे, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपनी होती थी वो ट्रेडिंग कंपनी होती थी, मतलब उनको ट्रेड करना है। ट्रेड करने का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि एक जगह का सामान दूसरी जगह ले जाना है। अब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना है तो भाई वो कैसे ले जाएगा, क्यों, क्योंकि उस समय तो ट्रेन भी नहीं था, तो ले कैसे जाएगा फिर। तो उस समय शिप होता था, ठीक है, शिप। तो शिप कहाँ रहेगा, समुद्र में, सी में, और वो कोस्टल एरिया होता था। तो इसलिए जो भी कंपनीज जो अपना मतलब जो ट्रेड करती थी या जो अपना हेड क्वार्टर बनाती थी वो कोस्टल एरियाज़ में बनाती थी, जैसे सूरत, जैसे गोवा, जैसे चेन्नई, जैसे बंगाल, कोलकाता। ये सारे क्या है, ये सारे पोर्ट्स हैं। वहाँ पर आपको पानी वाला जहाज़ जो शिप होता है वो रुकता है वहीं पर, वहीं पे सारा सामान लोड होता है और वहाँ से दूसरे देश चला जाता है। तो इसलिए कंपनी जो है आपको कोस्टल एरिया में आपका ट्रेडिंग कंपनीज खोलती थी। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द ट्रेडिंग सेंटर वेर कॉल्ड फैक्ट्रीज। तो ऑब्वियस से बात है, सामान तो फैक्ट्रीज में ही बनेगा, ठीक है, तो वो फैक्ट्रीज वहाँ पर वो लोग खोलते थे। सम ऑफ द फैक्ट्रीज वेर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब होता है घेरा लगाना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आज हम लोग अगर कोई घर बनाते हैं तो घर के चारों तरफ हम लोग ऐसे बाउंड्री करते हैं कि हमारे घर में कोई डायरेक्ट घुस ना जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्टिफाइड करना। तो अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए एक ही जगह अगर दो कंपनी है, ठीक है, अगर कोई फ्रांस है, कोई ब्रिटिश वाला है, तो फ्रांस के यहाँ ब्रिटिश वाला ना घुस जाए, ब्रिटिश वाला के यहाँ कोई फ्रांस वाला ना घुस। क्यों, क्योंकि वो लोग में झगड़ा चलते रहता था। तो इस कारण है कि वो लोग फोर्टिफाइड करके रखते थे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और किस चीज़ के लिए, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए, तो सेफ गार्ड फॉर द राइवल ट्रेडिंग कंपनीज, सेफ गार्ड के लिए। फोर्टिफाई क्यों करे थे, सेफ गार्ड के लिए। और किसके कारण, तो राइवल ट्रेडिंग कंपनीज के कारण,
कि जो कंपनीज थी राइवलरीज है ना, मतलब जो आपके साथ जो compete कर रही है वो आपको कहीं आके परेशान ना करे, तो उससे सेफ करने के लिए अपने आप को वो फोर्टिफाई करते थे। दे बाउट स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो एंड सॉल्ट पीटर, ठीक है, ये सब वो लोग खरीदते थे एट चीप रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम इन यूरोप एंड अमेरिका एट हाई प्राइस। यही तो मैंने अभी आपको बताया था कहानी वास्को डी गामा का, कि वो 400 टाइम्स से लेकर 1000 टाइम्स तक वो प्रॉफिट कमाया था। और इसलिए तो वो लोग परेशान हो गए कि हम लोग इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तभी तो सारे कंपनीज इंडिया में आ गए धीरे धीरे। द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज, और इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि सारे कंपनीज को पता चल गया और सारी कंपनीज इंडिया में आ गए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। Eventually, the other trading companies had to bow out to the English and the French companies who remained the main rivals in India. अब ये भी देखो मैंने बता दिया है कहानी के फॉर्म में कि मेन जो आपको था वो दो ही कंट्री था, एक आपको था फ्रेंच और एक आपका था ब्रिटिश, और वही दोनों कंपनी इंडिया में फाइनली मेन राइवलरीज के रूप में सामने आया, और यही लोग दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट उसमें भी जो सबसे फाइनली जो हमारा निकल कर आया वो था हमारा ब्रिटिश। ठीक है, बट अभी तक यहाँ हमारा फ्रेंच बना हुआ है, और हम लोग जब आगे जब कर्नाटिक वॉर देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेंच को भी ब्रिटिश ने यहाँ से निकाल फेंका। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नॉट विटनेस्ड अ मोर अमेजिंग स्टोरी that of the establishment of the British Empire in India. It was not the result of the deliberate effort, but a series of episodes that finally led to the political dominance of India by the East India Company. The East India Company set up trading posts in Surat and 3 presidency settlement in Bengal, Madras and Bombay Castle. अब ये देखो, ये याद रखना, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूछता है कि फोर्ट विलियम कहाँ था, तो बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, तो मद्रास, एंड बॉम्बे कैसल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि बॉम्बे में, बट इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है। फोर्ट विलियम वाला आप लोग मद्रास मार देते हो और सेंट जॉर्ज वाला बंगाल मार देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्ट विलियम बंगाल में है और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है। दे एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द लोकल प्रिंसेस टू फर्दर देयर प्रॉफिट्स। और उसने क्या किया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने क्या किया कि वहाँ के लोकल प्रिंसेस से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रिटिश या कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में आई थी वो धीरे धीरे अपना पैर जमा रही थी, है ना, अचानक से वो अटैक नहीं किया था इंडिया पे, अचानक से ही वो राजा बनने की कोशिश नहीं किया था, अचानक से ही वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना नहीं चाहा था, है ना, उसने धीरे धीरे काम किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, पहले उसने वहाँ के लोकल प्रिंसेस को, राजा को, वो क्या करता था, वो पैसे देता था, प्रॉफिट कमा कमा के देता था। ठीक है, उससे रिलेशंस को बहुत अच्छे से रखता था। ठीक है, द इंडियन रूलर्स साइंड अलायंसेस टू सिक्योर द हेल्प ऑफ इंग्लिश मिलिट्री टू सेटल देयर इंटरनल राइवलरीज। और इंडियन जो रूलर थे, जो इंडिया के जो राजा लोग थे, वो अलायंस करते थे किससे, इंग्लिश मिलिट्री से। ठीक है, इंग्लिश मिलिट्री से कि हमारे को बचा लो। जैसे कि इसको अच्छे से समझना, तो मान लो कि ये इंडिया है और इंडिया में मान लो कि इधर मराठा है और इधर मेरा मैसूर है, तो क्या हुआ कि मान लो कि मराठा वाला जो है वो मैसूर पे अटैक करना चाहता है, ठीक है, या निज़ाम है हैदराबाद पे इसको अटैक करना चाहता है। अब तो हैदराबाद को डर है कि वो मराठा जो है मेरे पे क्या कर लेगा, वो कब्जा कर लेगा, मेरे से लड़ाई करेगा और हम हार जाएंगे और मेरा वो स्टेट ले लेगा। तो अब इसको डर है, तो ये किसके पास जाएगा, तो ये चाहे तो हेल्प लेगा ये मैसूर से, या जो और एक बड़ा पावर है। तो उस समय जो एक अच्छा पावर था वो था आपका ब्रिटिश। कौन था, ब्रिटिश। तो उसने क्या किया कि ब्रिटिश से जाके हेल्प ले लिया। वही इस लाइन का मतलब है, ठीक से पढ़ो। इंडियन रूलर साइंड अलायंसेस, उसने क्या किया, ब्रिटिश से साइन कर लिया, अलायंस बना लिया, दोस्ती कर लिया। देखो हैदराबाद ने ब्रिटिश से दोस्ती कर लिया,
किस चीज़ के लिए दोस्ती किया? टू सिक्योर हेल्प ऑफ इंग्लिश मिलिट्री टू सेटल देयर इंटरनल राइवलरीज। इंटरनल राइवलरीज, देखो हैदराबाद और मराठा दोनों इंडिया में है, तो जो दो चीज़ एक ही जगह होता है वो इंटरनल होता है ना, एक ही देश में है ना भाई, तो ये इंटरनल मामला हो गया। तो इंटरनल राइवलरीज को सॉल्व करने के लिए इसने क्या किया कि ब्रिटिश का हेल्प लिया। अब पढ़ो फिर से, इंडियन रूलर्स साइंड अलायंसेस टू सिक्योर द हेल्प ऑफ इंग्लिश मिलिट्री टू सेटल देयर इंटरनल राइवलरीज। अपने इंटरनल राइवलरीज को सेटल करने के लिए इंडियन रूलर जो है इंग्लिश मिलिट्री का हेल्प लिया। कितना आसान है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और ऐसे सिचुएशन का एडवांटेज लेकर ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड और रूल का उसने पॉलिसी कर लिया। क्यों? तो पहले क्या किया, ब्रिटिश ने हैदराबाद से अलायंस कर लिया, इसको हरा दिया, और उसके बाद फिर इसी को बोला कि अब तो मेरा बात तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो जब हम इसको हरा सकते हैं मराठा को, तो तुम कौन हो, हम तुमको भी हरा देंगे, तो तुमको मेरी बात को मानना पड़ेगा, तभी जाके हम तुम्हारा हेल्प करेंगे मराठा के अगेंस्ट। तो इसको तो पहले ही ले लिया हैदराबाद को, अब बाद में मिलके मराठा को भी हरा दिया। तो मराठा को भी अपने अंडर में ले लिया और हैदराबाद को भी अपने अंडर में ले लिया, धीरे धीरे मैसूर को भी अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने क्या काम किया, ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पर काम किया। एज अ रिजल्ट द इंडियन प्रिंसेस बिकम मोर पपेट्स इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश। और अब ये हैदराबाद जो है, जैसे ये पहले से परेशान था, उसने क्या किया कि हेल्प मांगा ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश का वो क्या हो गया, वो पपेट्स बन के रह गया, वो हाथों का खिलौना बन के रह गया, और जो ब्रिटिश बोलता था वही ये काम करता था। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया और अपना धीरे धीरे अपना फुट होल्ड किया इंडिया में। अब देखो क्या है, हाउ कुड अ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पेरियल पावर। अब एक ट्रेडिंग कंपनी किस तरीके से इम्पेरियल पावर बना, ये बोल रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से बना, उसने डिवाइड एंड रूल किया, है ना, उसने धीरे धीरे चीज़ों को समझा, तब जाके वो इम्पेरियल पावर बना। ठीक है, और इम्पेरियल पावर बनने के लिए उसके पास एक अपना मोटिव लेकर आया था, एक अपना एम लेकर आया था, क्या कि हमको यहाँ पर ट्रेड करना है और खूब सारा प्रॉफिट कमाना है। तो वही तो इसने शुरू से किया, ट्रेडिंग किया, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए, और तब और जब इसके पास पैसे आ गए तो ये बहुत बड़ा फिर इम्पेरियल पावर बन गया। द रियल आंसर इज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एन इम्पेरियल पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। इट बिगेन एज अ ट्रेडिंग कंपनी। देखो, वो शुरुआत किया ट्रेडिंग कंपनी से, और धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल मैटर में इंटरेस्ट लिया और उस पर भी कंट्रोल कर लिया, एंड बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया। और पॉलिटिकली को अगर कंट्रोल कर लिया, वो तो रूलर बन गया। द एम ऑफ द कंपनी वॉज टू गेन मोनोपोली ऑफ द इंटायर ट्रेड इन द ईस्ट। और इसका क्या एम था कि हम ईस्ट का पूरा ट्रेड जो है हम ही संभालेंगे अकेले। तो जब कोई कंपनी अकेले करती है तो मतलब वो मोनोपोली कर लेती है। मोनोपोली मतलब एक अधिकार, है ना, वन राइट, कि सिर्फ उसके पास उसी का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि अगर इंडिया में ट्रेड करना है तो तुमको मेरे अंडर में करना होगा, दूसरा इंडिया से बाहर कोई दूसरी कंपनी सामान नहीं भेज सकता है, मेरा मोनोपोली है, मेरा एक अधिकार है, मेरा पावर है। तो ये धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया था। द कंपनी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर फॉरेन ट्रेडर्स एंड हेंस बिल्ट अप इट्स ओन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब ये तो अभी हम आपको बताए थे कि ब्रिटिश और फ्रांस जो है धीरे धीरे सारे कंपनीज को हटा दिया, है ना, और फाइनली फ्रांस को भी ब्रिटिश ने हटा दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि सारे जो भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं और जो भी आपके जो ट्रेडर्स थे उसको हटा दिया गया। किसने हटाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इट बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोल रहा है कि इट बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इट टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ये धीरे धीरे पूरे इंडिया पे इसने कब्जा कर लिया, इतना ये स्ट्रॉन्ग हो गया। ग्रेजुअली द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑक्सिलरी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री पावर दैट एंडेड ओनली इन 1858। तो जब हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 1857 का जो वॉर हुआ था, ठीक है, 1857 का जो वॉर हुआ था,
उसके बाद 1858 में इस कंपनी को हटा दिया जाता है और फिर इंडिया पे कंपनी नहीं, फिर इंडिया में एक कंट्री आकर रूल करने लगता है। एक कंट्री नहीं, एक कंपनी नहीं, एक कंट्री आके रूल करने लगता है और उस कंपनी का नाम है इंग्लैंड। यही आके 1858 में हमारे इंडिया को रूल करने लगेगा। तो इट मीन्स कि जो 1600 से लेकर हमारा 1857 तक जो रूल था वो एक कंपनी का रूल था, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद 1858 से जो रूल होने लगा वो एक कंट्री का रूल है और उस कंट्री का नाम था इंग्लैंड। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट जो कार्नेटिक वॉर्स है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। आप लोग ये भी जो बताइएगा कि कोई हम मतलब मुझे और डिटेल्स में बताना चाहिए या मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा कि ये फ़ायदा सिर्फ आपके तक ही ना रहे, जो दूसरे भी जो बच्चे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, कमेंट भी करके बताना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।